अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मेरा नाम है आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हिंदी शोभा अकादमी। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों के क्रम में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को लेकर उपस्थित हैं। और इससे पहले हम कारसा दातासी के ग्रंथ इस्तवार दाला लिटरेतुर एंदु ये हिंदुस्तानी और शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ शिव सिंह सरोज पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। इसके बाद द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इसको देख रहे हैं और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इसके महत्वपूर्ण तथ्य, लेखक। ये पहला ग्रंथ है जिसमें कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया। इससे पहले इस्तवार दाला लिटरेतुर एंदु ये हिंदुस्तानी में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया और उसके बाद शिव सिंह सरोज में भी वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया। वर्णानुक्रम पद्धति वो है जिसमें रचनाकारों का, जैसे वर्णानुक्रम पद्धति ऐसे देख लेते हैं कि जैसे कबीर कहाँ से आए, कबीर, ठीक है। उसके बाद विद्यापति जैसे है मानो, तो उसके बाद या रा ला वा विद्यापति, ठीक है, विद्यापति हो गए। उसके बाद या रा ला वा सा से सूरदास ऐसे हो गए। तो ये क्रम हुआ वर्णानुक्रम। लेकिन जैसे कबीर है, इनका 1398 है डेट ऑफ बर्थ, इनका 1350 है जन्मतिथि और इनका क्या है 1478, ठीक है। तो अब 1478, तो इनको अब हम जैसे अब अगर हम कालानुक्रम पद्धति में आएंगे तो हमें इसके हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो इनका जैसे कबीर 1398 है तो इनको हम सबसे ऊपर ही नहीं रहेंगे क्योंकि 1350 विद्यापति का है तो ये एक नंबर पे चले जाएंगे, ठीक है। और कबीर दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। 1478 यानी ये तीसरे पर ही रहेंगे विराजमान कालानुक्रम पद्धति पे। और कहने का मतलब अभी तक एक नंबर पे वर्णानुक्रम पद्धति में एक नंबर पे कबीर, 2 नंबर पे विद्यापति, 3 नंबर पे सूर थे। लेकिन अगर इसको कालानुक्रम पद्धति में आएंगे, 1 नंबर पे विद्यापति, 2 नंबर पर कबीर हो जाएंगे और तीसरे नंबर पे सूरदास रहेंगे। तो ये हुआ, ये दोनों अंतर हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे तो ये पहला ग्रंथ है जिसमें कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया है। और अब हम इसमें पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें काल विभाजन भी किया गया। मैं आपको एक रोचक बात ये भी बता दूं, पहला ग्रंथ है जिसमें काल विभाजन भी किया गया है। तो इसके लेखक आइए पहले देखते हैं। लेखक, इसके लेखक जो हैं जॉर्ज ग्रियर्सन है, जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। उसके बाद दूसरे क्रम पे इसको हम प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष वैसे तो कई जगह बहुत चीजें मिलती हैं, कहीं 89 मिलता है, कहीं 88, लेकिन हम प्रकाशन वर्ष के रूप में हम इसको 1888 ही देखेंगे, ठीक है। 89 नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जामों में देखा गया कि 88 ही माना गया है, मैंने कई जगह देखा, तो इसलिए 88 ही मानेंगे। तो 1888 ये हो गया प्रकाशन वर्ष। और इसके बाद हम इसके बारे में और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, जैसे कि ये कालानुक्रम पद्धति में लिखा प्रथम ग्रंथ, कालानुक्रम पद्धति में लिखा प्रथम ग्रंथ। वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया तासी का पहला ग्रंथ है। और इसकी चौथी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये अंग्रेजी भाषा में लिखा है, ठीक है। यह अंग्रेजी भाषा में है।
लिखा गया है। यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। अभी तक हम जान चुके हैं कि ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है, इसका प्रकाशन वर्ष 1888 है, यह कालानुक्रम पद्धति में लिखा है और लिखा प्रथम ग्रंथ है और यह अंग्रेजी भाषा में लिखा। इतनी बात हम जान चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम एक बात और देख लेते हैं इसी समय कि इसमें 952 कवियों को स्थान दिया गया है, स्थान दिया गया है, जो सभी हिंदी के हैं। मतलब जो 952 कवि हैं वो सभी हिंदी के हैं। तो अभी तक हम देख चुके हैं कि लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है, प्रकाशन वर्ष 1888 है, कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है, या अंग्रेजी भाषा में लिखा है। इसमें 952 कवियों को स्थान दिया गया जो सभी हिंदी के हैं। ये बात इतनी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम इसके बारे में और देख लेते हैं महत्वपूर्ण बातें। अभी तक हम 5 बातें, 5 तथ्य जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है देख चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद हम और देखते हैं कि दो विशेष तथ्य है, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम ऐसा करिए कि इसको विशेष तथ्य ही डाल लीजिए, विशेष तथ्य, और हम महत्वपूर्ण एक तरफ से लिखा देते हैं। ये तो इसका है, ठीक है। विशेष तथ्य में पहली बात कि कालानुक्रम पद्धति में लिखा हिंदी का प्रथम ग्रंथ है, लिखा हिंदी का प्रथम ग्रंथ है। दूसरी बात हम देखेंगे कि पहला इतिहास ग्रंथ जिसमें केवल हिंदी रचनाकारों को स्थान दिया गया। यह यह पहला इतिहास ग्रंथ है जिसमें सभी हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया है। यह पहला इतिहास ग्रंथ है जिसमें यह पहला विदेशी विद्वान द्वारा लिखा। ये इतनी बात यहां रख लीजिए। ये पहला विदेशी विद्वान द्वारा लिखा इतिहास ग्रंथ है जिसमें सभी हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया है। इसमें 952 कवि सारे रचनाकार जो है मतलब हिंदी के हैं। इसको मैं अपने क्रम से सही से लिख देता हूं, रुकिए। यह इतिहास ग्रंथ यह विदेशी विद्वान द्वारा लिखा प्रथम इतिहास ग्रंथ है जिसमें
यानी 952 हिंदी के ही हैं। यह विदेशी विद्वान द्वारा लिखा हिंदी प्रथम इतिहास ग्रंथ है जिसमें सभी कवि हिंदी के ही हैं। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अब तीसरी बात विशेष तथ्य में, ग्रियर्सन ने इसमें क्या किया, ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में बांटा, मतलब कालक्रम के अनुसार, ठीक है। तो ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 11 भागों में बांटा, जिसे अच्छा पर इसको बाद में लिखा देंगे टिप्पणी के रूप में, बांटा। तो अब हम ये देखते हैं कि शुक्ल के जी के इनके मतलब 11 कौन से हैं विशेष तत्व में, ठीक है। तो इनके 11 को देखने के लिए आइए हम ग्यारह अध्याय देख लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। ये जो 5 ग्रंथ डाल इतिहास के हैं प्रारंभ, तो पहला उसमें से देखते हैं, पहला कौन सा अध्याय है, पहला है चारण काल। इन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा, ठीक है। दूसरा अध्याय कौन सा है, दूसरा इन्होंने 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण कहा, ठीक है। दूसरे अध्याय को, भाग को। तीसरे को इन्होंने क्या कहा, तीसरे को इन्होंने कहा जायसी की प्रेम कविता, जायसी की प्रेम कविता, ठीक है। चौथे को क्या कहा, चौथे को कहा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ठीक है। अगला पांचवा है, इन्होंने मुगल दरबार कहा, पांचवे को मुगल दरबार, ठीक है। छठवें को इन्होंने तुलसी कहा, सातवें को रीति काव्य कहा। देखो इनको भी पहचान हो गई थी रीति परंपरा की, रीति काव्य। 8वें को तुलसी के अन्य परवर्ती कवि, तुलसी के अन्य परवर्ती कवि, ये हो गया 8वां, ठीक है। 9वां इन्होंने कहा, यहां देख लेते हैं कि विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, एक ये 9वां हो गया कि विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। उसके बाद एक 10 और 11, तो 10वां नंबर है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां है 18वीं शताब्दी विविध। तो
10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां है, 11वां क्या है कि 18वीं शताब्दी विभेद, 18वीं शताब्दी विभेद। ये 11 अध्याय किए। कौन कौन से? चारण काल, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, 86 की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसी, रीत काव्य, तुलसी के अन्य परवर्ती कवि, और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 18वीं शताब्दी विविध। ये 11 नाम इन्होंने दिए हैं अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 11 भागों में बांटकर। इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा नाम ग्रियर्सन ने नहीं दिया है अपने 11 भागों में। एक बार फिर से देख लेते हैं। चारण काल एक हो गया। आप कोई प्रश्न भी पूछा जाता है कि आदिकाल को क्या कहा है ग्रियर्सन ने? चारण काल कहा। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, फिर जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार। मुगल दरबार ये महत्वपूर्ण है। तुलसी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने स्वर्ण काल की पहचान की थी। तो रीति काव्य भी ये पूछा जाता है कि इन्होंने रीति काल को क्या कहा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो मोस्ट है एकदम, ये मोस्ट है, तुलसी मोस्ट है, ये सब खैर आप सब भी ध्यान दीजिए, मोस्ट कहने की जरूरत है। तुलसी के अन्य परवर्ती कवि, और इधर फिर 9वां विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 18वीं शताब्दी विविध। तो इस तरह से 11 अध्याय का नामकरण किया गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके बारे में अन्य विशेष तथ्य जो और भी हैं। जैसे क्या? जैसे शुक्ल जी इन सभी 11 अध्याय और 11 भागों को अध्याय मानते हैं। इसकी एक विशेष टिप्पणी इसी के नीचे लिखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ग्रियर्सन के इन 11 भागों को अध्याय मात्र मानते हैं। ठीक है, ये शुक्ल जी की मानता इनके बारे में विशेष टिप्पणी है। अब हम देख लेते हैं कि ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में किन किन रचनाओं के आधार ग्रंथ देख लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का आधार ग्रंथ, या के आधार ग्रंथ कर देंगे, नहीं तो के आधार ग्रंथ। इसमें हम देखेंगे कि पहला इस्तवार द ला, लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, एक ये हुआ। ठीक है, दूसरा ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, ये 1883 की रचना है। ये शिव सिंह सरोज, ये शिव सिंह की रचना है। तीसरा भक्तमाल नाभादास की रचना है। भक्तमाल
ये सब वित्त संग्रह है, भक्तमाल, तो भक्तमाल। उसके बाद इनका एक है मूल गोसाई चरित, ठीक है। चौथा, पांचवा है कालिदास हजारा। कालिदास हजारा ये कालिदास त्रिवेदी की रचना है, ऋतकालीन है। और महेश दत्त का काव्य संग्रह भाषा, काव्य संग्रह, ठीक है। भाषा काव्य संग्रह हो गया इनका। और इसके बाद एक और लिख देते हैं यहाँ पे, विचित्रोपदेश। विचित्रोपदेश जो है ये कक्षेदी तिवारी की रचना है, विचित्रोपदेश, ठीक है। और उसके बाद और ग्रंथ हैं, जैसे और ग्रंथों में जैसे कि आते हैं मानिक श्रृंगार संग्रह हो गया, सुंदरी तिलक हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 8। श्रृंगार संग्रह और 9वां सुंदरी तिलक, ये हो गया 9। एक इनकी और है 10। ये जो श्रृंगार संग्रह है ये सरदार कवि की है और सुंदरी तिलक हरिश्चंद्र की है। और एक और बच रही है रागोद्भव कल्पद्रुम। तो ये इतनी रचनाएं, 10 रचनाएं इनके आधार हैं, उपजीव्य हैं, ठीक है। तो अब ये 10 रचनाओं के आधार पर इन्होंने लिखा है। और इन्होंने इनकी जो और इसके बारे में 1, 2, 3 तथ्य और लिख लेते हैं, वो क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इन्होंने भक्ति काल को ईसाइयत की देन माना, ठीक है। टिप्पणी में या फिर विशेष अन्य विशेष तथ्य लिख लीजिए इसमें कि एक बात ये कि इन्होंने भक्ति काल को ईसाइयत की देन माना, भक्ति काल को ईसाइयत की देन माना, ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, इन्होंने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहना इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। भक्ति काल ऐसे कर देते हैं कि इनका भक्ति काल को स्वर्ण काल कहना सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इस तरह से इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ही समाप्त होता है। और हम अगले क्रम में हम देखेंगे मिश्र बंधु को, उसके बाद शुक्ल जी को। तो मिश्र बंधु में हम इसके आगे का वो भी कालानुक्रम पद्धति का ही प्रयोग करते हैं। आज यहीं तक, अगले चलचित्र में हम इसको आगे देखेंगे। धन्यवाद।